उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 54। इस कहानी का पिछला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई, सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे जब इंजेक्शन खत्म हुआ तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है। अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बहुत भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दलानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे की ओर देखते हुए। बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एक टक एक ओर देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियां, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर वो नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफार्म सुखा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिनती का हाथ मारे खुशी के दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े छिड़ स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंदर उठकर आ गए। आहा, चंदर तुम आ गए, हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, हमारे खुशी के चंदर का गला भर आया। लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आई चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगा कर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिए, इसे जरा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, मैं अब बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें खत दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसीलिए देखना चाहती हूँ कि मरने से पहले उन्हें क्षमा कर दूं और उनसे क्षमा मांग लूं। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकती। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर लें। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा। बिनती, आओ यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिनती रोकर बोली, दीदी
ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली, गोद से सिर हटाकर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे, बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती, बिनती यहाँ आ। हाँ। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे पर नहीं पगली, मेरे माथे पर लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे पर चढ़ धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, यह नरक भोग कर भी तुमसे प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो। चंदर, ओह कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भाग कर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नर्क में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ। बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं? पापा। और सुधा का सिर चंदर की बांह पर लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़ी। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज पर पहुंच चुके थे। 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की लहर की तरह भूखी लहरों की बाहें फैलाकर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया था। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर से आसमान में घोंसले से भयभीत बेहद सावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला ड्यूटी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लान पर टहलने लगे और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ, उसके फूल छोड़ाओ, लेकिन देखो शाम को जाना, जब वहां भीड़ भाड़ न हो। अच्छा। और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगी। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी पीले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थककर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे।
सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार में उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा, बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादे हाथों से बिनती का कंधा पकड़कर झकझोर कर बोला, बिनती, अगर रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त, अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर झपटकर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी, अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी। आग्नेय दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियारी सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का साफ टूट टूट कर बिखर चुका था और फिर नदी उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। बेहद दर्दनाक उपन्यास यही खत्म होता है, जिसको कि पढ़ने और सुनने के बाद से ऐसा लगता है कि जैसे यह किसी प्रिय दोस्त की तरह बिल्कुल दिल के अंदर गहराइयों में बैठ गया है, जिससे कि अब कभी दूर नहीं हुआ जा सकता।